आइए एक बार फिर मैं प्रभाकर मिश्रा आप सबके बीच में एक नए टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक है लर्निंग अधिगम। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वह जेटेट 2026 को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाए जा रहे हैं। केवल जेटेट 2026 नहीं, साथ ही साथ सी टेट, अन्य राज्यों का टेट, इन सारे चीजों के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम क्या है, अधिगम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एज ए टीचर अधिगम जानना हमें क्यों जरूरी है। हमेशा हम लोग दो शब्दों से परिचित रहते हैं एज ए टीचर। वह दो शब्द क्या है? एज ए टीचर हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग, ये दो शब्द से हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंसेस क्या है, क्या अंतर है, टीचिंग क्या है और लर्निंग क्या है। इसे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। टीचिंग भी रखता है, ऐसा नहीं है कि टीचिंग का कम वैल्यू है, टीचिंग भी रखता है। टीचिंग का मतलब हुआ शिक्षण, सीखना, पढ़ाई, और लर्निंग का मतलब अधिगम, मतलब सीखने के पश्चात हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा, इससे प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन सारी चीजों पर आएंगे। ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न प्रत्येक टेट में पूछा जा रहा है। कई वर्षों से जो टेट हम लोग देख रहे हैं उसमें ये पाते हैं हम लोग कि लर्निंग से, अधिगम से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, और एज ए टीचर इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का विशेष महत्व है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है, और यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। टीचिंग एक समय तक हम करते हैं, उसके बाद हम टीचिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन लर्निंग जीवन भर चलते रहता है। साथ ही साथ उम्र के हर पड़ाव में हम लर्निंग करते रहते हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या जीवन के किसी क्षेत्र में भी हो। हम लर्निंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और साथ ही साथ हमारा अधिगम के पश्चात हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है। पुरानी चीजें हम, जो पहले हमारे पास जो चीजें थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हम परिवर्तन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। अधिगम हमेशा क्या होता है? सकारात्मक होता है, तभी वो अधिगम कहलाता है। सीखने तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जीवन में, जीवन के हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ अच्छी चीजें सीख लेते हैं, कुछ बुरी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन बुरा जो सीखना है वो अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम के पश्चात व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसमें निरंतर परिमार्जन होते रहता है। केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं, समय के साथ उसमें परिमार्जन भी होना जरूरी होता है। तो अधिगम हमारे व्यवहार का परिवर्तन करता है। सीखने के लिए यद्यपि कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता, या हम ये नहीं कह सकते कि क्लासरूम में हम सीखेंगे, कॉलेज में सीखेंगे, स्कूल में सीखेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता। व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और कुछ भी सीख सकता है। एज ए स्टूडेंट नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर हम सीखते हैं, इसलिए सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अधिगम निर्भर करता है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर, बौद्धिक क्षमताओं पर और मनस्थिति तथा प्रेरणा पर। हम कहीं भी जा आ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तब भी जीवन के हर क्षेत्र पर कुछ न कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। तो जीवन के हर क्षेत्र पर हम कुछ न कुछ सीखते हैं, अच्छी चीजें या बुरी चीजें। ये सीखने की प्रवृत्ति कहाँ से होती है? हमारी मूल प्रवृत्तियों पर, बौद्धिक क्षमताओं पर, मनस्थिति और प्रेरणा पर निर्भर करता है कि हम कैसे चीजों को सीख पाते हैं। मूल प्रवृत्ति क्या हुआ? इसे जन्मजात प्रवृत्ति भी कहते हैं। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, चोट लगने पर, कष्ट होने पर रोना, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं जो हमें सीखने को प्रेरित करती है। मनोविज्ञान की भाषा में अर्जित व्यवहार को हम अधिगम कहते हैं।
जो व्यवहार हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं, उसे ही अधिगम कहा जाता है एज ए साइकोलॉजिस्ट। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति सीखने के लिए स्वस्फूर्त होते हैं, उसे प्रेरित नहीं करना पड़ता, वो खुद प्रेरित होते हैं। जैसे भूख लगने पर खाना, कष्ट होने पर रोना, जरूरत पड़ने पर उठना या बैठना, दौड़ना या चलना। ये कुछ चीजें हैं जो मूल प्रवृत्ति है उनकी, और उसके कारण वह खुद अधिगम लर्निंग करता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। हम समाज से भी चीजें सीखते हैं, व्यक्ति विशेष से भी चीजों को सीखते हैं। आचरण, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज, कल्चर, ये सब कुछ अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम मानव व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों पक्षों में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या करता है? व्यवहार के तीनों पक्षों जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में परिवर्तन एवं परिमार्जन लाता है। पहले के कॉन्सेप्ट में हम सुधार करते हैं, करेक्शन करते हैं। अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण तथा अभ्यास का परिणाम होता है। अधिगम क्या है? अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास का परिणाम होता है। हमारे पास जो अनुभव आता है, एक्सपीरियंस जो आते हैं, हम जो ट्रेनिंग लेते हैं, और क्या होता है? प्रैक्टिस करते हैं। इन सब से क्या होता है? उसका एक रिजल्ट है, एक परिणाम है अधिगम। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन, अनुकूलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। जिसे हम अगले दिन, इससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, समायोजन, एडजस्टमेंट। तो अधिगम हमें एडजस्टमेंट करने, वातावरण से, समाज से, व्यक्ति विशेष से समायोजित करने में सक्षम बनाता है। हम चीजों के अनुकूल अपने आप को ढाल पाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अधिगम केवल सकारात्मक परिमार्जन को ही कहते हैं, क्योंकि हम समाज से, जीवन के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखते हैं। अच्छी चीजें भी सीखते हैं, बुरी चीजें भी सीखते हैं। तो बुरी चीजों के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। यह नकारात्मक पक्ष है। हमें सकारात्मक पक्ष को ही अधिगम कहा जाता है। हम सकारात्मक पक्ष को ही अधिगम कहते हैं। इससे हमारे जीवन के हर पड़ाव पर, हर क्षेत्र में परिमार्जन होता है। व्यवहार में, अर्जित ज्ञान में परिमार्जन होता है। उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम आदमी को एक सुसंगत, सुव्यवस्थित बनाता है। उसे वातावरण के साथ, समाज के साथ समायोजन और अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम बनाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम को प्रभावित कौन करता है, कैसे अधिगम प्रभावित होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। पहला है संज्ञानात्मक शक्ति। हम सभी जानते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, संज्ञानात्मक शक्ति जो होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत आता है संवेदना, अटेंशन, ध्यान, बुद्धि, स्मरण, योग्यता। ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाय बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को एक बार में समझ पाते हैं। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। कुछ मध्यम कैटेगरी होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, और कुछ पिछड़े बालक भी होते हैं। तो उसको उस तरीके से विषय वस्तु को रख कर सिखाया जाए, तो इससे क्या होता है कि प्रभावित करता है अधिगम को। सभी बच्चों को एक तरह से हम ट्रीट करें, सभी बच्चों को यदि एक तरह हम ट्रीट करें तो हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाता। कारण ये होता है कि सभी बच्चों का बुद्धि लब्धि, सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो उसे भी ध्यान में रखकर हमें चीजों को, कंटेंट को, विषय वस्तु को रखना पड़ता है। बुद्धि के साथ स्मरण शक्ति, योग्यता, इन सभी चीजों पर ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे भी अधिगम प्रभावित होते हैं। दूसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी।
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि भी उसी अनुपात में बढ़ती है। जैसे शैशवावस्था में बच्चों का जो बुद्धि लब्धि होती है और बाल्यावस्था में जो बुद्धि लब्धि होती है तथा किशोरावस्था में जो बुद्धि लब्धि होती है उसमें अंतर होता है। तो चीजों को उस अवस्था को ध्यान में रखकर डिलीवर करना है, बच्चों को बताना है किस उम्र में क्या चीजें वह सीख पाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, वो अधिगम ग्रहण कर सकता है। इन बातों को ध्यान रखना एजुकेशन में जरूरी है कि शैशवावस्था का कंटेंट उस हिसाब का तैयार किया हुआ होना चाहिए, बाल्यावस्था का जो हो वह किशोरावस्था से थोड़ा सा सरल होना चाहिए और किशोरावस्था इन शैशवावस्था और बाल्यावस्था से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखकर यदि हम विषय वस्तु को तैयार करते हैं तो अधिगम हमारा सटीक हो पाता है, ठीक ठाक हो पाता है। और क्या है वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यदि हम अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे रह रहे हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसमें परिमार्जन होता है, उसकी बुद्धि लब्धि में परिवर्तन होता है। और यदि वातावरण थोड़ा सा अच्छा नहीं है तब क्या होता है, बच्चों में बुद्धि लब्धि या अधिगम का विकास प्रभावित होता है, शिथिल पड़ जाता है, कम हो जाता है। कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी शहर में एकदम बहुत ही अच्छी जगह पे जमीन उपलब्ध है जहां पर स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उस जगह की जमीन का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन वैसे ही जमीन यदि कूड़ा कचरा जहां फेंका जाए उसके बगल में हो तो स्वतः उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जमीन तो वही था लेकिन उसके अगल बगल में क्या चीजें थी जो उस जमीन की कीमत को प्रभावित कर रही है। जिस जगह पे जमीन है उस जगह यदि कॉलेज और स्कूल खुल जाए तो उस जमीन की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन वही जमीन के आसपास यदि कूड़ा कचरा या शराबी का, जुआड़ी का अड्डा बन जाए तो उस जमीन की कीमत अपने आप कम हो जाती है। जमीन वही है लेकिन मूल्य अपने आप कम और बेसी हो रहा है। किसके कारण? वातावरण के कारण, उसके अगल बगल के वातावरण के कारण। तो हमारे बच्चों पर भी यह प्रभाव डालता है कि हम वैसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ का माहौल, जहाँ का वातावरण शैक्षणिक हो, अच्छे लोग रहते हों, व्यवहार कुशल लोग रहते हों, तो बच्चे वहाँ अच्छे अधिगम प्राप्त कर पाते हैं। और क्या है? लैंगिक भेद, यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक में से हैं। लैंगिक भेद का मतलब है कि आज भी हमारा समाज जो है पितृ प्रधान है और यहाँ पर बच्चियों से, लड़कियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती है। ज़्यादा अपेक्षा लड़कों से किया जाता है कि लड़का बड़ा होगा तो घर परिवार को चलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे समाज में भरे पड़े हैं जहाँ पर बच्चियाँ बच्चों से अच्छे प्रदर्शन कर रही है, समाज को एक नया दिशा दे रही है। तो ये लैंगिक भेद भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित कर रहा है। ये लेसन कुछ लंबा है, हम लोग प्रयास करेंगे अगले दिन पुनः अधिगम के बारे में कुछ विशेष बातों को लेकर आप सबके बीच में आऊं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। प्रयास रहेगा कि चीजों को कई स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इसे कई फेज में आप सबके बीच में रखूंगा। ठीक है।